एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 3 जनवरी 2025 के करंट अफेयर के साथ। सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ध्यान रखिए, जब आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली जाके मेरा टेलीग्राम ग्रुप सर्च करते हो तो वहां पर आपको मल्टीपल फेक अकाउंट्स मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि टेलीग्राम ग्रुप इसी वजह से ज्वाइन ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो जो वीडियो के अंदर लिंक दिया रहता है, वीडियो में जहां पर आप देखोगे, वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन होता है, जहां पर लाइक का बटन होता है उसके जस्ट नीचे, तो वहीं पर आपको देखना है, सबसे ऊपर ही टेलीग्राम का लिंक रहता है। क्योंकि डेली की ये क्वेरीज मैं हैंडल करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं सर टेलीग्राम ग्रुप ही नहीं मिल रहा है। तो रीजन वही है कि आप डायरेक्टली जाके सर्च कर लेते हैं। इसी वजह से लिंक दिया हुआ है, लिंक से ही आप उसे ज्वाइन करें, तभी आप डेली के डेली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मेरा सवाल ये था कि शहद जो होता है इसमें सबसे ज्यादा कौन सी शुगर पाई जाती है। हालांकि शहद और हनी के अंदर कई तरीके की शुगर्स पाए जाते हैं। ऑप्शन में ग्लूकोज दिया है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है और माल्टोज है। ये चारों अपने आप में अलग अलग तरीके की शुगर्स हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सबसे ज्यादा कौन सी पाई जा रही है, जो कि यहां पर पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है फ्रुक्टोज। आपको पता है जो शहद है इसमें 40% मात्रा फ्रुक्टोज की ही पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ग्लूकोज पाया जाता है। इसकी मात्रा 25 से 30% तक होती है। और उसके बाद बचे हुए करीब 30% में सुक्रोज और माल्टोज आ जाते हैं। और इनमें भी अगर कंपेयर करें तो माल्टोज की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। तो कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा, उन्होंने सुक्रोज भी आंसर कर दिया है और ग्लूकोज भी कर दिया है, तो अब से ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। फ्रुक्टोज 40% पाया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा है शहद के अंदर। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में यूआईडीएआई के नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। इसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको पता है इसी को आधार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना साल 2009 में करी गई थी। उसके बाद 2016 में भारत सरकार के द्वारा इसको स्टैचुरी बॉडी भी बना दिया गया है। यूआईडीएआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा पूरे देश भर के लोगों का आधार कार्ड बनाया गया है। तो आज से आप ये ध्यान रखें कि आपका जो आधार कार्ड बनाने वाली कंपनी है वो यही भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है। इसके नए सीईओ बने हैं भुवनेश कुमार। और इन्होंने जिनकी जगह ली है ये हैं अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत फार्मा के सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट कर दिए गए हैं। और भुवनेश कुमार इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। और ये अभी भी एडिशनल सेक्रेटरी बने रहेंगे, मतलब यूआईडीएआई के सीईओ का अतिरिक्त पदभार इनको दे दिया गया है। तो ये दोनों जगह पे अपनी पोस्ट को संभालेंगे। यूआईडीएआई का जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली। हाल ही में ये कौन है जिनको आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं ये सीनियर साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर भारती कुलकर्णी। और आपको पता है ये पिछले 20 सालों से ज़्यादा से साइंटिस्ट हैं। और 30 सालों से ये अलग अलग इसी तरीके के हेल्थ से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस में हेड के रूप में भी कार्यरत हैं। और 20 साल हो रहे हैं इनको साइंटिस्ट कैटेगरी में आए हुए। तो सीनियर साइंटिस्ट भारती कुलकर्णी, इनका नाम आप ध्यान रखें। इनको नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से कई तरीके के ऑनर से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये कौन है जो कि इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न कमांड के चीफ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना की वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर क्या है। तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और इसका जो चीफ होता है वो नई दिल्ली में ही अपॉइंट किया जाता है। तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये है एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। अब से एयरफोर्स की वेस्टर्न कमांड फ्लीट को यही संभालेंगे। जितेंद्र मिश्रा सन 1986 में इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हुए थे एज अ फाइटर पायलट। और पिछले कई सालों से 38 सालों में भारतीय वायुसेना के अलग अलग विंग्स में सर्व कर चुके हैं। और इन्होंने जिनकी जगह ली है ये हैं पंकज मोहन सिन्हा। और पंकज मोहन सिन्हा 39 साल की सर्विसेज देने के बाद हाल ही में रिटायर हो गए हैं। भारतीय वायुसेना दिवस कौन से दिन मनाया जाता है। यह दिवस 8 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना सन 1932 में करी गई थी। देखिए हर साल क्या होता है कि ब्रिटेन की जो सीट है, मतलब चाहे वहां पे किंग हो या क्वीन हो,
हर साल के शुरुआत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दुनिया भर के ऐसे लोगों की लिस्ट जारी करी जाती है जिन्होंने ब्रिटेन के फायदे के लिए काम किया है या ब्रिटेन को किसी भी सेगमेंट में फायदा पहुंचाया है, कंट्रीब्यूट किया है। तो उनको सम्मान देने के लिए एक लिस्ट जारी करी जाती है जिसे न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट बोला जाता है। तो 2025 की भी ऑनर्स लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें कितने भारतीयों को जगह मिली है? तो इसमें 30 से ज्यादा भारतीयों को जगह मिली हुई है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम ऐसे भी हैं जैसे कि मयंक प्रकाश, जो कि ब्रिटिश कंप्यूटिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। लीना नायर हो गई, जो कि इनके ऑफिसर चैनल की ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुकी हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे भारतीय नाम हैं जिनको सम्मानित किया गया है इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंतर्गत। पूरे दुनिया भर से 1200 नामों को शामिल किया गया है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, जिसमें से 30 भारतीय हैं। हाल ही में 2024 से 25 के सत्र की संतोष ट्रॉफी कौन सी टीम ने जीती है? तो ये इस बार जीती है पश्चिम बंगाल की टीम ने। फाइनल में केरल को हराया है 1-0 से पश्चिम बंगाल टीम ने। संतोष ट्रॉफी की स्थापना सन 1941 में करी गई थी और ये जो ट्रॉफी है ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है। आपको पता है आज तक सबसे ज्यादा बार संतोष ट्रॉफी कौन सी टीम ने जीती है? ये वेस्ट बंगाल ने ही जीती है। आज तक 33वीं बार ये टाइटल पश्चिम बंगाल ने अपना जीता हुआ है। दूसरे नंबर पे जो टीम है जिसने सबसे ज्यादा बार संतोष ट्रॉफी जीती है ये है पंजाब। इन्होंने 8 बार इस टाइटल को जीता है। और तीसरे नंबर पे जो है ये है केरल टीम, जिसने 7 बार आज तक इस टाइटल को जीता हुआ है। लेकिन आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हो, पंजाब और केरल दोनों के टाइटल्स को अगर मिला दिया जाए तो भी पश्चिम बंगाल के टाइटल से आधे से भी ये कम है। संतोष ट्रॉफी में जो विनर टीम होती है उसको 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो इस बार पश्चिम बंगाल को 5 लाख की धनराशि मिली है। और जो रनर अप टीम होती है जैसे कि केरल, इसको 3 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। ठीक है। और ये जब स्थापना करी गई थी संतोष ट्रॉफी की तो उस टाइम पर भारत में इंडियन फुटबॉल फेडरेशन हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रख दिया गया। तो ये जो ट्रॉफी कंडक्ट कराई जाती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ही द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। इवन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1941 में जब इसका पहला टाइटल खेला गया था तो फर्स्ट टाइटल भी इसका वेस्ट बंगाल ने ही जीता था, दिल्ली को हराकर। इसमें पूरे भारत भर के राज्य और यूटी की टीमें खेलती हैं, साथ में रेलवे की भी टीम खेलती है और इंडियन आर्म्स फोर्सेस की कंबाइंडली एक टीम खेलती है जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों से ही सोल्जर्स हो सकते हैं। गुजरात सरकार ने फैसला लिया है कि एक नए डिस्ट्रिक्ट की स्थापना करेंगे। इस नए डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? तो एक नया जिला गुजरात सरकार के द्वारा बनाया गया है और इसका नाम रखा गया है वाव थराद। क्या नाम रखा गया है? वाव थराद। और ये बनासकंठ को बाइफरकेट करके बनाया गया है। बनासकंठ जो जिला है गुजरात का, ये काफी बड़ा जिला था। तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से सुचारू रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए बनासकंठ का एक हिस्सा हटाकर उसे वाव थराद नाम दे दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, अब आप ध्यान रखेंगे। गुजरात के अंदर वाव थराद को मिलाकर अब टोटल 34 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। पहले 33 थे, अब 34 हो गए हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले किसी भी एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, देख लीजिएगा आप। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के कुछ फोक डांस भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि ध्यान रखिएगा एक यहाँ पर नाच होता है जिसको, देखिए दांडिया तो आपसे कभी भी पूछा नहीं जाता है, बच्चे बच्चे को पता है। आपसे पूछे कैसे जाते हैं, जैसे कि एक यहाँ पर हुडो नाच चलता है, ठीक है। और एक नाच है जिसको बोलते हैं झुरियन, ये भी गुजरात का ही है। एक फोक डांस है यहाँ का जिसको बोलते हैं टिप्पनी। और साथ में एक नाच है लूर नाच। और एक है भवानी। ठीक है। तो ये नाच आप ध्यान रखिए, ये सारे फोक डांस आपसे पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन के बेसिस पर। बाकी दांडिया और गरबा ये आपसे नहीं पूछता है। ये कौन सा भारतीय राज्य है जिसके द्वारा पूरे राज्य के ऐसे लोगों के लिए जो कि बीमारियों से ग्रसित है उनके लिए एक होम बेस्ड पैलिएटिव केयर इनिशिएटिव चलाया गया है और इसके अंतर्गत व्हीकल्स को रवाना किया गया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे लोग जो कि कैंसर से ग्रसित हैं या फिर बहुत ही सीवियर बीमारियों से ग्रसित चल रहे हैं, तो उनके घर घर इस तरीके की वैन जाएंगी। इस वैन में एक सरकारी डॉक्टर होगा, एक नर्स होगी, इसके अलावा एक कंपाउंडर स्टाफ होगा जो कि उन्हें ट्रीट करने का काम करेगा। घर घर ये वैन जाएंगी और डॉक्टर उनका चेकअप करेंगे।
अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, जैसे कि मेडिकल केयर की ज़रूरत है या फिर कुछ थेरेपी की ज़रूरत है, तो इस गाड़ी में थेरेपी वाली मशीनें भी होंगी। वो मशीनों से उसे थेरेपी दी जाएगी और वीक में एक बार जाके लगातार डॉक्टर्स उन्हें चेकअप करते रहेंगे। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इनिशिएटिव चलाया गया है। और हिमाचल प्रदेश में गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। केंद्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में गंगा को क्लीन करने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया जाता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके लिए 272 करोड़ की धनराशि यूपी गवर्नमेंट के लिए आवंटित करी गई है। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है, जो कि पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, पहले इसमें सिर्फ गंगा को क्लीन करने की बात थी, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट इस तरीके से लगातार बढ़ता चला गया है कि पूरे भारत भर की नदियों को भी क्लीन करने की मुहिम है इसके अंतर्गत। इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजीव कुमार मित्तल, आर के मित्तल। साथ ही में एक और चीज ध्यान रखिए, बिहार से भी गंगा बहती है, तो बिहार सरकार के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 257 करोड़ की धनराशि इसी प्रोजेक्ट में आवंटित करी गई है। और ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। ये कौन सा मंत्रालय है जिसने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में डिक्लेयर किया है? मतलब कहने का यह है कि यह मंत्रालय ये चाहता है कि 2025 में जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज होंगी, उनको हम इनहेंस करने का काम करेंगे। तो यह है भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया है कि 2025 में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, हमारी तीनों सेना यूनिट में जितनी भी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, उन सब की हम आपूर्ति करेंगे। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो पुरानी किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, हम उन सब को, रिक्त जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, उनकी आपूर्ति करेंगे। इतना ही नहीं, डिफेंस सेक्टर में बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट आ पाए, उसके लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की पार्टनरशिप के अंतर्गत नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए जाएंगे। ध्यान रहे, भारत सरकार एमएसएमईज को भी प्रमोट करती है कि सरकार ये चाहती है कि एमएसएमईज मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारी डिफेंस यूनिट्स के लिए भी इक्विपमेंट्स भारत में ही बनाए। तो इससे उन्हें भी रोजगार मिलता है और हमारा देश भी सशक्त होता है कि हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स को कम से कम इंपोर्ट करना है दूसरे देशों से, इस मुहिम में मदद मिलती है। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और साथ में रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इन दोनों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो ये है 69,515 करोड़ रुपीस। इस धनराशि को आवंटित किया गया है केंद्र सरकार के एग्रीकल्चर मंत्रालय की तरफ से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, ये केंद्र सरकार इसलिए चलाती है कि ऐसे किसान जिनकी फसल खराब हो जाती है, तो उनका जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार की तरफ से करी जाती है। उनके जनधन योजना वाले अकाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट भेजा जाता है जितना उनका नुकसान हुआ है। लेकिन बस शर्त यह है कि किसानों ने अपने आप को इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रजिस्टर जरूर कराया हो। इस टाइम पर केंद्रीय मंत्रालय के मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। पहले मध्य प्रदेश के काफी लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ये। और अलग से 800 करोड़ की भी धनराशि केंद्र सरकार ने आवंटित करी है, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने क्लेम ऑलरेडी डाला हुआ है। तो जो पुराने क्लेम्स हैं, उनको भी सेटल करने के लिए 800 करोड़ की धनराशि अतिरिक्त आवंटित करी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, क्या आप जानते हैं ये कौन से वर्ष में लॉन्च करी गई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फिलहाल ये जो बजट लॉन्च किया गया है, ये 2026 तक के लिए लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से ये कौन सी तिमाही है जिसके लिए ये फैसला लिया गया है कि स्मॉल सेविंग्स योजनाएं जितनी भी हैं, उसमें जो इंटरेस्ट रेट हैं वो अनचेंज रहेंगे, मतलब उसमें कोई भी बदलाव नहीं किए जाएंगे। तो ये साल का चौथा क्वार्टर और आखिरी क्वार्टर होता है, जो कि जनवरी से लेकर मार्च तक होता है। तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक के लिए जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत आपको इंटरेस्ट मिलता है, मतलब ब्याज मिलता है उस पैसे पर, तो उसमें आपको जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था उतना ही मिलता रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना है,
उसके अंतर्गत 7.1% ब्याज मिलता था, तो इतना ही मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, उसमें 8.2% मिलता था, तो वो भी अब उतना ही मिलता रहेगा। इसी तरीके से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह जो हो गए, इसमें आपको 7.7% करीब मिलती है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। पोस्ट ऑफिस में अगर आपने बचत खाता खुला रखा है तो उसमें 4% इंटरेस्ट आपको मिलता है, वो भी सेम रहेगा। और ओवरऑल जितने आरओआई आपको मिल रहे थे उतने ही अभी मिलते रहेंगे 31 मार्च तक। जो भी बदलाव होंगे नए फाइनेंशियल ईयर से होंगे। होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा एक नई किताब लॉन्च करी गई है, जिसका नाम क्या है? तो अमित शाह ने नई दिल्ली से एक किताब लॉन्च करी है, इसका नाम है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। इस किताब के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन का पिछले 3,000 साल पुराना इतिहास है, जो कि समाहित किया गया है। किस तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में कल्चर कई बार चेंज भी हुआ है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं, वहाँ की जो आदिवासी जनसंख्याएं हैं उनसे भी रिलेटेड, मतलब ओवरऑल जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो जर्नी रही है 3,000 सालों की, वो सब इस किताब में निहित करी गई है। इस किताब को इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिक रिसर्च और साथ में नेशनल बुक ट्रस्ट, इन दोनों ने मिलकर, ईयर ऑफर खत्म हो चुका है, लेकिन सेफ 30 कोड लगाकर आप 30% फ्लैट ऑफ अभी भी अवेल कर सकते हैं मेरे बैचेस में। और ये ऑफर भी कुछ ही दिन रहने वाला है, उसके बाद ये नहीं रहेगा। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप मेरे बैचेस को अवेल कर सकते हैं। जीएस में अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में प्रीमियम कोर्सेज वाले ऑप्शन में जाकर अवेल कर सकते हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वेबसाइट से भी आप मेरे बैचेस को परचेज कर सकते हैं। और एनटीपीसी का अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो ये स्पेशल बैच आप जरूर अवेल करें। इसमें 350 घंटे से ज्यादा का स्टडी मटेरियल है, स्पेशली एनटीपीसी को टारगेट करते हुए। इसमें जीएस जीके के साथ साथ जनरल साइंस भी अलग से कवर है, रीजनिंग पूरी आपकी कवर है, और मैथ्स भी पूरी एनटीपीसी के लिए कवर है। तो पूरा फुल ऑन ये बैच है, स्पेशली एनटीपीसी के लिए डिजाइन है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फाउंडेशन बैच का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मैंने क्या क्या कवर किया हुआ है जीएस जीके के फाउंडेशन बैच में, वो पूरा सिलेबस भी आप यहाँ से देख सकते हैं, तो आप पाएंगे मैंने जीएस जीके में कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए रेलेवेंट ना हो। चाहे आप सीडीएस दे रहे हो, किसी भी राज्य का पुलिस से लेकर स्टेट पीसीएस तक का एग्जाम दे रहे हो, या फिर एसएससी के लिए तो स्पेशल है ही है, अपार्ट फ्रॉम दिस रेलवे वगैरह, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अब मेरा आज का सवाल आपसे बहुत ही सिंपल है, क्या आप बता सकते हैं नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।